जी सर। जी ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम जो आज का हमारा लेक्चर है और जो नेक्स्ट वीक का लेक्चर होगा, बेसिकली इसको हमने वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the role of distribution within the supply chain, and we will try to identify the factors that should be considered when we design a distribution network. अब उस इस context में we will try to identify several potential designs for distribution networks, and then we will try to evaluate the strength and weaknesses of each option which will be discussing. अच्छा, इसमें जो important हमारा goal होगा कि हमने क्या स्टडी करना है कि हमने वो देखने हैं कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वेन एवर वी आर ट्राइंग टू गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और उससे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है बेसिकली, और फिर जो भी नेटवर्क की ऑप्शंस होंगी वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस, और दिस विल बिकम अ गाइडलाइन if we have to design a network by ourselves, we will be able to do that. तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए. At the end, we will also discuss the impact of online sales. जो क्योंकि आजकल देखें जो ऑनलाइन सेल्स है, ट्रेमेंडस इसमें इंक्रीमेंट आया है पिछले 1-2-3 सालों में. तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन सेल्स है उसका क्या इफेक्ट होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के डिजाइन में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे उसका इन्फ्लुएंस करता है, वो उसको हम डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट द ऑप्शंस, तो फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है. देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन टू मूव एंड स्टोर अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ सप्लायर स्टेज टू द कस्टमर स्टेज इन द सप्लाई चेन. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अकर्स बिटवीन एवरी पेयर ऑफ स्टेजेस इन द सप्लाई चेन. अब जिस तरह रॉ मटेरियल है और या जो सेमी फिनिश कंपोनेंट्स हैं, दे आर मूव फ्रॉम द सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर्स, वेयर एज फिनिश गुड्स आर मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर. और अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसको वॉलमार्ट को और 7-Eleven को. दीज आर टू सक्सेसफुल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज. They have built their success, their entire their success on 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 one and only thing, and that is the strength of their distribution design and operation. अगर हम वॉलमार्ट की बात करें तो in the case of Walmart, distribution allowed the company to provide high availability levels of common products at a low cost. And in the case of 7-Eleven Japan की अगर हम बात करें तो उसका जो effective distribution network है, it provides basically a very high level of responsiveness at a reasonable cost. Reasonable cost की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि it is not a price cost is not low, at a reasonable cost की हम बात करेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि all the steps which are taken to move and store a product from the supplier stage to the customer stage in the supply chain is referred to as distribution. अच्छा, अब जो appropriate distribution network है, it can be a tool, it can be used to achieve a wide variety of supply chain objectives, which are maybe being efficient or being responsive, from low cost to responsiveness. उसी के हिसाब से if your supply chain objectives are to become लो प्राइस और एफिशिएंट इंडीड, तो उसी हिसाब से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी डिजाइन करोगे. और इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस होने रिस्पॉन्सिव, तो उसके हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चेंज करता है. दैट इज द रीजन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दैट इज द रीजन द कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और द सेम इंडस्ट्री, दे हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स. ये हम बात करेंगे आगे चल के कैसे डिफरेंट होते हैं. लेकिन इससे पहले आप देखें कि अगर हम डेल की बात करते हैं हमेशा, और या एचपी की बात करें, हम कंपेयर करें डेल को, एचपी को या एप्पल को, इवन एप्पल को भी जो मैक है इसके, तो 2007 तक डेल डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स पीसीज डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर, जो कस्टमाइज्ड पीसीज की आप बात करते हैं, वेयर एज द कंपनीज सच एज एचपी इट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट्स रीसेलर्स. तो इसका मतलब ये था कि डायरेक्टली ये सेल नहीं कर रहा था, एचपी जो है ये थ्रू रीसेलर्स कर रहा था. और उसके बाद जब 2007 में जब डेल ने स्टार्ट किए अपने पीसी वॉलमार्ट के थ्रू सेल करना, तो फिर वो भी रिसेलर जाहिर बात इन्वॉल्व हो गया उसमें. जबकि एप्पल ने जब स्टार्ट किया, एप्पल कंप्यूटर हैड ओपन मेनी रिटेल स्टोर्स टू सेल इट्स कंप्यूटर्स. अब देखें
ये तीनों कंपनीज का हमने जिक्र किया, ये तीनों पीसी कंपनीज हैं, दे हैव चोजन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स, दो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। गेटवे कंप्यूटर्स की आपने केस स्टडी पढ़ी होगी, उसका क्या था कि इनअप्रोप्रिएट, उसका फेलियर क्यों हुआ कि हम ये मानते हैं कि a firm have many choices, has many choices when designing its network, but in inappropriate network can have a negative effect on the profitability. आपने पढ़ा होगा गेटवे कैसे उसने डील किया कि उसने अपने स्टोर्स पे जो आउटलेट्स पे सिर्फ पीसीस को डिस्प्ले के लिए रखा और कस्टमर आके ऑर्डर देते थे। दैट इन दिस इंडस्ट्री मे बी दिस वाज एन इनअप्रोप्रिएट नेटवर्क, तो जो उसकी वजह से उस पर नेगेटिव इफेक्ट आया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल की अगर एग्जांपल लें तो इसने क्या किया कि इट चोज टू डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू लार्ज सुपरमार्केट, जिस तरह वॉलमार्ट वगैरह, वॉलमार्ट की तरह के स्टोर्स थे या सुपरमार्केट चेन्स थी, जबकि स्मॉल प्लेयर्स जो थे उनको थ्रू अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दिया। तो इट हैज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन। तो इस हिसाब से कंपनी जो है, एक द कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, दे माइट बी हैविंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, वेयर एज a same company can have different distribution networks for different players. तो ये हम अब चॉइस जो चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इट कैन अचीव सप्लाई चेन ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम लो कॉस्ट टू हाई रिस्पॉन्सिवनेस। जहां इसको चाहिए उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन अपना डिजाइन आप कर सकते हो। ये बात क्लियर है जी आपको? इसमें हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई इनपुट आपका है तो आप बताते हो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। अच्छा, अब नाउ वी मूव। सर जी जी बताइए। सर सेकंड और थर्ड बुलेट पॉइंट में फर्क बताइए। ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है और नीचे वो बात कर रहा है लो कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की। ये दोनों किस सेंस में? वो का बात तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कर रहा है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर रहा हूं ना, कि देखें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, इट ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, इवेंचुअली जो सप्लाई चेन कॉस्ट होगी या कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है आगे चल के देखते हैं हम, और कॉस्ट पे कैसे इफेक्ट करेगा ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप सिलेक्ट करोगे, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर कॉस्ट एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस विच कस्टमर विल गेट फ्रॉम टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट नेटवर्क। ये दोनों पे इफेक्ट करता है। कैसे करता है मैं आगे चलकर बताता हूं आपको भी, ठीक है। और दूसरी जो बात है, जो थर्ड बुलेट पॉइंट की आप बात कर रहे हो, कि ये बेसिकली इट डिपेंड्स कि आप सप्लाई चेन से क्या अचीव करना चाह रहे हो। अगर आप रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अचीव करके देगा आपको वो। और अगर आप लो कॉस्ट की तरफ जा रहे हो तो उसी हिसाब से आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन करना है। ये बात सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हो रही है इस वक्त। थैंक यू। ठीक है बस सर, जी क्या जी। सप्लाई थैंक यू सर। चेन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है? देखिए सप्लाई चेन में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम सारे ड्राइवर्स पढ़ के आए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली ये आपकी लॉजिस्टिकल पार्ट है उसका, कि आपने हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो ये बेसिकली ये चीज भी इट शुड बी इन इन सिनर्जी विद वट एवर योर ऑब्जेक्टिव्स आर। उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि इवेंचुअली जो बैड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑप्शंस होंगी, दैट विल गिव यू द नेगेटिव, दैट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो भी आपने अचीव करना है उससे। तो ये दे हेल्प यू, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक हो गया? ओके, अब उसके बाद हमने ये सोच लिया जी कि डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स which should be considered when we design our distribution network. तो at the highest level of performance, याद रखिएगा, at the highest level of performance of a distribution network, it should be evaluated among two dimensions. और वो दो dimension कौन सी हैं, कि कौन सी customer need आप fulfill करने जा रहे हो, किस priority को आप कस्टमर की फुलफिल करने जा रहे हो। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, विच विल हेल्प यू टू डिजाइन योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, व्हाट कस्टमर नीड्स यू आर गोइंग टू मीट टू सेटिस्फाई। और सेकंड है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मीटिंग दोज कस्टमर नीड्स। ये दोनों चीजें जो हैं, इफ यू एवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑन कस्टमर सर्विस और जो कॉस्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं व्हेन यू डिजाइन योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑप्शन। और देखें ये बात भी सही है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है
of the delivery network determined by revenue from met customer needs and cost। क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये दो चीजों से आपकी ड्राइव होती है, एक तो आपकी जो रेवेन्यू कस्टमर से जनरेट होगा, एंड इफ यू सबट्रैक्ट द नेटवर्क कॉस्ट फ्रॉम दैट यू गेट द प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी जो है वो डिलीवरी नेटवर्क से डिटरमिन की जा सकती है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक हो गया? तो ये दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है जी, कि किस कस्टमर नीड को आप फुलफिल करने चाह रहे हो और वो कौन कौन सी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नीड्स इज डन बाय द कस्टमर्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जो कस्टमर की नीड्स हैं दे आर इंपैक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, बट हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे विच आर इंपैक्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये सारी वो बातें हैं जो हम स्ट्रेटेजिक फिट वाले टॉपिक लेक्चर में करके आ चुके हैं। एक तो फिर देखते हैं इनको कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम आपको पता है क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि रिस्पॉन्स टाइम इज द अमाउंट ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर अ कस्टमर टू रिसीव एन ऑर्डर वंस इट इज प्लेस्ड। कि वो जो जब इट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक तो जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और उसको प्रोडक्ट कब मिली, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम है इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम, या इसको हम लीड टाइम भी कहते हैं। ऐसे ही है ना जी, हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जी सर, बिल्कुल आपने बताया था चीज के बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बनने से नहीं, वो आप टाइम टू मार्केट की बात कर रहे हो। इट इज नॉट टाइम टू मार्केट, ये मुझे क्लियर करना है जी सर। ये ऑर्डर से रिसीविंग तक की बात है। एग्जैक्टली ये बेसिकली जब इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर अ कस्टमर टू रिसीव एन ऑर्डर एंड आफ्टर इट हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर। जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और कब उसको रिसीव हुआ, ये रिस्पॉन्स टाइम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीड टाइम। ठीक हो गया? ओके, और टाइम टू मार्केट में क्या है सर? टाइम टू मार्केट में ये था कि आपकी जब भी आपका किसी नई प्रोडक्ट का आपका कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, कोई आइडिया कंसीव हुआ आपके माइंड में, और उस वक्त से लेकर जब वर्किंग स्टार्ट हुई, उस वक्त से लेकर जब प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर सेल, इसके दरमियान जो टाइम है इसको टाइम टू मार्केट कहते हैं। ओके, these two are different things. Thank you so much. और सर ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसमें वो ये बता रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने में, यानी नहीं, ये कौन से फैक्टर जो कस्टमर सर्विस के रेलेवेंट हैं, कॉस्ट के रेलेवेंट की बात नहीं कर रहे अभी हम। मैंने बताया ना अभी पिछली स्लाइड में, क्या बताया मैंने आपको कि दो, देखिए पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, आपसे गुजारिश की कि दो फैक्टर्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नॉर्मली डिजाइन करते हो। नंबर वन जो है आपका कस्टमर नीड जो आपकी मीट होती है, ठीक है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात नहीं कर रहा अभी, ये दूसरे की बात अभी नहीं कर रही, ठीक है। ये कस्टमर सर्विस के पर्सपेक्टिव, जी कस्टमर सर्विस के पर्सपेक्टिव से। इसमें से बहुत सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने स्ट्रेटेजिक फिट की टॉपिक में कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कस्टमर की, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट वैरायटी है, ये भी मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट वैरायटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशंस और वेरिएंट्स दैट आर ऑफर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये प्रोडक्ट वैरायटी ही होती है ना, ये जो है सेकंड वन जो है, दिस वन। उसके बाद प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की हम जब बात करेंगे तो ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है कि बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ प्रोडक्ट इन स्टॉक व्हेन द कस्टमर ऑर्डर कम्स, तो ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ये बात हम कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है जी कि नहीं? जी सर, की थी हमने। ठीक है, उसके बाद अब आता है कस्टमर एक्सपीरियंस। ये एक नई चीज आपके लिए, जो हम अभी वैसे आपने क्वेश्चन पूछा था ना कस्टमर एक्सपीरियंस का, वो यहां पे कस्टमर एक्सपीरियंस होता है क्या बेसिकली। देखें, फ्रॉम सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर्सपेक्टिव, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है बेसिकली इट इंक्लूड्स बेसिकली द ईज विद विच अ कस्टमर कैन प्लेस एंड रिसीव द ऑर्डर, कि कितनी आसानी से कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है और उसको रिसीव कर सकता है, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द एक्सटेंट टू विच दिस एक्सपीरियंस कैन बी कस्टमाइज्ड फॉर द कस्टमर। ये कस्टमर एक्सपीरियंस है। अब ये ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्टिव थिंग, कि ये हम ये नहीं कह सकते जी कि हर कस्टमर का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से सेम रहेगा, नहीं, ये डिफर करेगा। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं आगे चल के। लेकिन यहां पे आप ये समझ लो कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है इट इन्वॉल्व्स द ease with which a customer can place and receive an order। ये आसान सी बात है, कितनी आसानी से कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है और कितनी आसानी से
ऑर्डर को रिसीव कर सकता है. दिस इज कॉल्ड योर कस्टमर एक्सपीरियंस अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नेटवर्क डिजाइन. ठीक हो गया सर ओके. जब जी हम बताइए. लोग कस्टमर के ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या जी. हम लोग ये ऑनलाइन के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? ये सारे भी देख रहे हैं हम. ये नहीं. प्लेसमेंट जो है ये सारे देखिए. इवन इफ यू वॉक इनटू अ रिटेल स्टोर हम्म. टू बाय अ प्रोडक्ट, तो यू बेसिकली प्लेस द ऑर्डर. वो भी आपका ऑर्डर प्लेसमेंट है. अच्छा ठीक. ठीक हो गया ना. जी. जी ठीक हो गया. ओके. द नेक्स्ट इज सर? योर ऑर्डर. जी जी प्लीज बताइए. सर एक चीज बताइए, ये जी. जो कस्टमर एक्सपीरियंस है जी. इसका डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी मतलब कोई रिलेशन होता है? किससे? प्रोडक्ट से मतलब क्या? डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट से, मतलब नहीं एक तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की यहाँ पे बात हो नहीं रही नहीं है नहीं ना? नहीं 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 नहीं. ये बात हो रही है ऑर्डर प्लेसमेंट की आसानी से, कि कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए. अब कस्टमर ये वो बात नहीं कर रहा कि कस्टमर का एक्सपीरियंस प्रोडक्ट यूज करने के बाद कैसा रहा. ये वो नहीं है. ये वो आफ्टर सेल सर्विस है. अगेन ये वो चीज नहीं है. ये वो है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी किसी किस्म का प्रोडक्ट चाहिए, तो कितना आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हो. ये बेसिकली कस्टमर एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर्सपेक्टिव. ठीक हो गया. ठीक सर. जी सर. जी. अच्छा. इस जो नेक्स्ट वन इज योर ऑर्डर विजिबिलिटी. अब ऑर्डर विजिबिलिटी क्या होता है कि बेसिकली ऑर्डर विजिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स टू ट्रैक देयर ऑर्डर्स फ्रॉम प्लेसमेंट टू डिलीवरी. ये जो ट्रैकिंग हम कर रहे होते हैं ना, आपने ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस किया तो आप उसको ट्रैक कर रहे होते हो, शिपमेंट को ट्रैक कर रहे होते हो. दैट इफ इट इज पॉसिबल टू ट्रैक योर शिपमेंट, then that means की order visibility है. तो order visibility refers to the tracking of the order from placement to the delivery of the product to the customer. तो ये order visibility होती है. ठीक है. ठीक हो गया कि नहीं? जी सर जी ठीक सर. है. अच्छा जी. Returnability. Returnability is, as its name says, it is returnability is the ease with which a customer can return unsatisfactory product to the supply, back to the supply chain. या इसको the ability of the इसको ये भी कह सकते हैं कि the ability of the network to handle such returns. देखिए रिटर्नेबिलिटी कहाँ इंपॉर्टेंट होती है कि जहां पे, जिससे मैंने बताया था आपको कि सप्लाई चेन का असल फिलॉसफी है ये है कि टू वर्क द होलिस्टिक अप्रोच जो है वो यही है कि इफ देयर इज एन अनसेटिस्फैक्टरी product it comes into the hands of the customer, so how much ease the customer can return the product in case of any defect in the product और कोई unsatisfactory उसको merchandise है उसको वापस करने के लिए. तो returnability refers to the ease with which a customer can return unsatisfactory merchandise back to the supply chain, और उसके बाद the ability of the network to handle such returns. तो इसको कहते हैं returnability. अब ये हम सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी हैं? ये हम सारी चीजों को, कस्टमर सर्विस की जो सेक्टर्स हैं, ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने हर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो आगे हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे, हमने इस हर फैक्टर पे उसको हमने जज करना है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन है उसमें रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, वैरायटी कैसी है, अवेलेबिलिटी कैसी है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, और विजिबिलिटी और टर्नेबिलिटी कैसी है. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं. मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को इसके. सर ये जो भी आपने रिटर्नेबिलिटी बताया है, ये जो अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले नगीना ने सवाल किया था और फिर आपने कहा था कि ये आफ्टर सेल सर्विस की बात नहीं हो रही कस्टमर एक्सपीरियंस में, इसका मतलब है ये रिटर्नेबिलिटी जो है वो समहाउ आफ्टर सेल सर्विस की बात है. हाँ ना, है तो उसी बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो वही पार्ट है. लेकिन जो नगीना का क्वेश्चन था ना, वो प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस था. हाँ जी, हाँ जी. ना प्रोडक्ट वो तो आपने कहा कि उसको नहीं देखना कस्टमर एक्सपीरियंस. हाँ, वो देखिए, वो बेसिकली होता क्या है कि वो तो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है. आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं मिली, आपको प्रोडक्ट सही मिली है, लेकिन आपका स्टिल योर एक्सपीरियंस कैन बी बैड विद द प्रोडक्ट ना. वो तो एक अलग चीज है, वो तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. लेकिन ये उस सिनेरियो में कह रहा है कि इफ यू रिसीव अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड हाउ इजी इट इज फॉर यू टू रिटर्न द प्रोडक्ट टू द सप्लाई चेन, ये उस रिटर्नेबिलिटी की बात कर रहा है कि हाउ इजी इट इज और हाउ डिफिकल्ट इट इज. ठीक है सर. जी जी. एक चीज बताइए, रिटर्नेबिलिटी में जैसे कि शॉर्ट एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होते हैं. हाँ. और वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर उनको प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब प्रोडक्ट
रिटेल शॉप्स को या होलसेलर्स को, और अगर वो शॉर्ट एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनकी एक रिटर्नेबिलिटी होती है कि वो मतलब अगर प्रोडक्ट वहां पे उसकी सेल इतनी नहीं है तो वो फिर रिटर्न भी करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो सर ये बताइए कि ये की जो कॉस्ट इफेक्टिव जो है, इसकी कॉस्ट है वो कौन बेयर करता है? लेट्स से कि अगर प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो गया है रिटेल शॉप पे, तो उसकी कॉस्ट कौन मतलब करता है? डिस्ट्रीब्यूटर करेगा या डायरेक्ट कंपनी करती है? मैन्युफैक्चर करता है, नॉर्मली मैन्युफैक्चर करता है। जो नॉर्मल स्टांसेस है ना, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन नॉर्मली जो रिटर्न होती हैं प्रोडक्ट्स ना, दे गो डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर, ये याद रखिएगा। बट अगर आप बात कर रहे हो, देखो अगर आप बात कर रहे हो कि उस कॉन्टेक्स्ट में, कि मिल्क कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो जो ऑलरेडी एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो उसकी केस में मैंने कहा एक्सेप्शन है, ये भी उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट होगा, कस्टमर को डिफेक्ट रिसीव हुआ और उसने वापस किया, तो उसका चैनल जो भी होगा, वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जाए या उसके लिए सेपरेट रिवर्स लॉजिस्टिक्स चैनल हो, वो मैं बात नहीं कर रहा। देयर कैन बी अ सेपरेट चैनल फॉर दैट रिटर्न, लेकिन ये है कि वो जाएगा इवेंचुअली मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखो कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप खरीदा और उस लैपटॉप में आपने जब यूज किया तो उसमें प्रॉब्लम था। अब आपने वो वापस ले गए, जिस डीलर से आपने खरीदा उसके पास वापस ले गए। अब वो आपको अंडर वारंटी ऑब्लाइज्ड है कि आपको नया लैपटॉप दे। वो आपने नया लैपटॉप ले आए, उससे जो आपका लैपटॉप होगा, जो अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, दैट विल गो बैक टू द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर उसको ठीक करेगा। उसको ठीक करने के बाद अगर उसमें जो भी कंपोनेंट खराब होगा, उस कंपोनेंट को रिप्लेस करके वो दोबारा सेल के लिए भेजेगा, लेकिन उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी कि इट इज रिफर्बिश्ड। इट बाय लॉ मैन्युफैक्चरर कैन नॉट सेल दैट लैपटॉप एट द फुल प्राइस। याद रखिएगा। जो ये मैं उन रिफर्बिश्ड की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑफिशियल में पड़े होते हैं, जो यहाँ पे बैठ के सफाई करके लगा देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं फैक्ट्री रिफर्बिश्ड की बात कर रहा हूं। तो जो अगर प्रोडक्ट में अनसेटिस्फेक्शन है, तो वो उसका जो फॉल्ट है, तो मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नॉर्मली ये होता है। लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हो एक्सेप्शंस में, जिसमें पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को आपने दूध सप्लाई किया और इट वाज वेल इन एडवांस ऑफ इट्स एक्सपायरी डेट एंड रिटेलर वाज अनएबल टू सेल दैट मिल्क, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं ख्याल मैन्युफैक्चरर लेगा फिर। दैट इज एन एक्सेप्शन। बट सर डिमांड भी तो डिस्ट्रीब्यूटर ही करता है ना, डिमांड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड से आ रही है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना फिर उसका। मैं ये तो कह रहा हूं आपको। ठीक हो गया सर? जी सर। ठीक है जी सर। ओके अच्छा, हाँ एक और सिनेरियो भी लगी ना, एक और सिनेरियो भी हो सकता है। पता है क्या वो क्या सिनेरियो है? जी सर। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपने मिल्क जो है ना, वो आपने डिलीवर किया, उसकी इट इज वेल इन एक्सपायरी डेट उसकी अभी नहीं आई है। वो कस्टमर ले गया घर, उसने खोला तो वो दूध खराब था। उस सिनेरियो में जो है ना, उस सिनेरियो में फिर मैन्युफैक्चरर पे करेगा उसको, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हुआ है। वो तो फिर मतलब मैन्युफैक्चरर और या फिर उसका जो कस्टमर डिवीजन है, कस्टमर केयर डिवीजन है, दे विल रिस्पॉन्सिबल। जी बिल्कुल सही, सही बात है। एनी अदर क्वेश्चन जी? सर जी ये रिटर्नेबिलिटी जितने हमने ये 6-7 पढ़े हैं, मुझे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है, क्योंकि रिटर्नेबिलिटी बहुत आपका रोल प्ले करती है आपके कस्टमर बनाने में। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं मेरी जान, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये बिल्कुल आपके लिए, देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात ये है कि जब भी हम नेटवर्क स्ट्रक्चरिंग करेंगे ना, नेटवर्क को डिजाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, तो इन तमाम फैक्टर्स को देखेंगे हम तमाम को स्टडी करेंगे। क्योंकि एट फर्स्ट इट सीम्स दैट द कस्टमर इट ऑलवेज वांट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अमंग ऑल दीज डायमेंशन। ऐसा केस नहीं है। फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कस्टमर जो है वो अमेज़न से बुक ऑर्डर कर रहा है, तो अब उसके लिए उसको पता है कि जी मुझे इसमें आई हैव टू वेट लॉन्गर, उसके बनिस्बत कि आप खुद वॉक इन करो किसी बुक स्टोर पे और जाके वहां से बुक खरीद के ले आओ। ठीक है, लेकिन अमेज़न क्या ऑफर कर रहा है आपको? वैरायटी ऑफर कर रहा है। जी मेरे पास मिलियंस ऑफ बुक्स की वैरायटी मौजूद है, आप वहां से सिलेक्ट करो। जबकि जो आप किसी नेबरहुड बुक शॉप पे जाओगे आपको वो वैरायटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर अंडरस्टैंड्स कि जी इन तमाम एलिमेंट्स पे हाई परफॉर्म करना एट ए टाइम इट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक हो गया ना। तो जो कस्टमर जो है जो जो ट्रेड, इट इज ऑल अबाउट द ट्रेड ऑफ। रिस्पॉन्स टाइम फॉर हाई लेवल ऑफ वेराइटी इज द ट्रेड ऑफ इन दिस केस, एंड द सेम ट्रेड ऑफ अप्लाइज ऑन ब्लू नाइल एंड जेल्स, जिसमें जो कस्टमर को वेराइटी में से सिलेक्ट करना है तो वो कस्टमर जेल्स पे फिर नहीं जाएगा, वो अंडरस्टैंड करेगा जी ठीक, आई विल हैव टू वेट, तो रिस्पॉन्स टाइम मेरा स्लो होगा लेकिन मुझे वेराइटी ज्यादा मिल जाएगी, मैं वहां से सिलेक्ट करूंगा। समझ आई बात आपको? तो ये एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। बिल्कुल सबकी है। मैं रिटर्नेबिलिटी में उसने 2-3 दिन पहले की एग्जांपल थी। अम्मी कैटल लाई, उसकी ना हैंडल का कुछ इश्यू था, बोल्ट का ना। अच्छा। तो मैं गया, अम्मी ने कहा शॉप पे ना चेंज करवा लो। तो मैं ठीक गया है। सर, उन्होंने दूसरी बात थी कि फटाफट मुझे एक नई कैटल निकाल के दे। तो इट वाज अ वेरी गुड इंप्रेशन फॉर मी यार, के मुझे ठीक बड़ा है। अच्छा फील हुआ कि अच्छी दुकानदारी है कि आप कस्टमर को, क्योंकि कुछ आप फंसी हो जाते हैं, नहीं जी हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते, ये है वो। तो ठीक है। रिटर्नेबिलिटी प्लेज अ ग्रेट रोल इन आपकी परसेप्शन बनाने में ना। सर ये ठीक है। मैंने पूछना ये था, ये अब ये डॉन ब्रेड होती है 2-3 दिन बाद एक्सपायरी, कामरान भी शायद ऑनलाइन सुन रहा हो, इसका वो क्या करते हैं जब वो हर दुकानदार के पास होती है, जब एक्सपायर हो जाए तो ये दुकानदार के एंड पे उसे बियर करनी पड़ती है, या आप वाली जी, बात कामरान की से पूछो ना, अगर मैन्युफैक्चरर कामरान है के? तो पूछो उससे, क्या कह रहे हो, क्या करते हैं वो कामरान लोग। आर यू ऑनलाइन? क्यों नहीं है, ऑनलाइन है, अगर भाग नहीं गया तो। तो ये डॉन ब्रेड जो वापस जाती है, ये मैन्युफैक्चरर बर्दाश्त करते हैं या दुकानदार? यार मेरा ये ख्याल है कि डॉन वाले जो है ना, जो मेरा अपने अंडरस्टैंडिंग है, शायद किसी दोस्त को बेहतर आइडिया हो मुझसे, कि ये करते क्या है कि ये एक्सपायरी के करीब पहुंचती है ना, तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पुअर। ये अक्सर डॉन का मैंने देखा है कि डॉन में ये करते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी बाकी इसका मैं मुझे मैं आइडिया नहीं है। दुकानदार लेवल की बात करूं, जो दुकान से उठती है, एक यार दुकान पे दुकान तीन तो दिन ब्रेड दुकान चल। देखिए, दुकानदार तो वापस नहीं कर सकता ना। अगेन नगीना, आप इस पे इसके ओपिनियन को सेकंड करोगी कि अगर तो एक्सपायरी डेट के अंदर थी, दुकानदार को मिली है और दुकानदार उसको सेल नहीं कर पाया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सर मैन्युफैक्चरर की होती है। इस केस में जी सर। नहीं, इस केस में कैसे मैन्युफैक्चरर की होगी, जबकि मैन्युफैक्चरर की तो कोई फॉल्ट नहीं, उसने तो टाइम पे डिलीवर किया उसको, उसकी एक्सपायरी डेट इंटैक्ट थी उस वक्त भी, सर और अगर देखिए, सेल नहीं कर पाया। ये एक इनके साथ एग्रीमेंट होता है हाँ, कि एग्जैक्टली, मैं इस तरफ आ जो रहा था मतलब, आपके। हाँ जी, जो नियर एक्सपायरी, अगर वो नहीं उसकी इतनी सेल, वो इतनी डिमांड ही ना करे, और अगर उसने डिमांड कर भी दी है तो चूंकि वो उसको रेवेन्यू वहां से जनरेट करके दे रहा है, तो ये उनका एग्रीमेंट होता है कि शॉर्ट एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट जो है वो वापस जाता है ठीक है। मैन्युफैक्चरर के पास ही। ठीक हो वो गया। अच्छा। इन पास होते हैं कि वो उसको रीप्रोसेस करें, या मतलब कुछ वो करते हैं कि वो उनका यूटिलाइज हो जाता है। डॉन का मैंने बता दिया आपको ना कि वो 1-2 दिन की एक्सपायरी रह जाए ना, तो वो एक दिन की उठा लेते हैं, उनसे उठा के लेस प्रिविलेज लोगों को दे देते हैं। ये बेसिकली डॉन वाले करते हैं, मुझे बाकियों का अभी इल्म नहीं है इतना। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो टर्नेबिलिटी परस्पेक्टिव से ना, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ डॉन ये वाइड कंपनी हो जो ब्रेड बेकरी आइटम बना के दे रही हो, उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपके पास बाकी जो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल डॉन इज मोनोपोलाइजिंग द बिजनेस, फिर क्या होगा? फिर तो मैन्युफैक्चरर स्ट्रांग होगा ना, वो तो कभी भी नहीं लेगा वापस उससे, कहेगा जी ठीक है आप भुगतो। लेकिन इस सिनेरियो में चूंकि कंपटीशन है, तो कंपटीशन जब होता है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर जो है वो फैसिलिटेट करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक हो गया? फिर इसमें एक और चीज भी है। जी जी। जो रिटेलर है ना, या जी जो जी। मतलब नॉर्मली बेकरी वाले हैं, जी। ये खुद कस्टमर डेवलप करके देते हैं कंपनी को। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि अगर एक कस्टमर आया है, तो वो इंट्रोड्यूस करता है कि ये एक नई ब्रेड आई है, फॉर लेट्स से कि हम डॉन की ही बात करते हैं। वो कहता है कि जी मुझे एक ब्रेड चाहिए सर जी, ये ब्रेड ट्राई करें, इसमें ठीक है। वैरायटी आई है, मिल्की ब्रेड है, इनकी सैंडविच ब्रेड भी है, इसमें फ्रूट की ब्रेड भी है। तो वो उसको ट्रायल बेसिस पे खुद मतलब पुश कर देता है कि आप ये लेके जाए, कहने पर लेके ठीक है। जाए। तो ठीक है। वो उसने कस्टमर बना दिया ना डॉन का। तो तो देखिए वो इसलिए बात। भी जो कंपनी वाले हैं ना, वो अपने रिटेलर्स के साथ उनको एक एज देते हैं, मतलब उनकी सुनते भी हैं, उनकी मानते भी हैं, उनको ऑफर्स, मतलब इनकी जो जिसको कह लें कि ट्रेड ऑफर्स चल रही होती हैं, ये देते हैं कंपनीज वाले ना। ठीक है। ठीक है। अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। लेकिन देखिए, नॉर्मली मैंने बताया ना आपको कि जो अपार्ट फ्रॉम द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो होती हैं,
जो दूसरी आम प्रोडक्ट्स होती हैं दे गो बैक टू द मैन्युफैक्चरर। ये ध्यान में रखिएगा, जो भी कोई फॉल्ट होता है उसमें कोई अनसेटिस्फैक्टरी होती है, इट गोज बैक टू द मैन्युफैक्चरर। सर लेकिन यहाँ पे जो अभी डिस्कशन हो रही है, अब देखिए अगर जिन चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो मोस्टली चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट इन सम केसेस दैट इज ट्रू कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली रिटेलर के साथ भी हो सकता है। बट जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, और अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने नगीना को सुना कि उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर भी डिमांड जो है वो दे रहा है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मैंने ऐसे ही सुना है। तो सर फिर डिस्ट्रीब्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर कहीं वो भी डिमांड दे रहा है तो क्या वो भी तो अग्रीमेंट का पार्ट होता है? तो हाँ होता है ना जी। मेरा ये ख्याल है कि नगीना बेसिकली रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर कह रही है। नगीना ऐसा ही है? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है। जो मैन्युफैक्चरर है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि हम प्राइमरी सेल जिसको बोलते हैं। सेकेंडरी सेल्स जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक या होलसेलर तक जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो एग्रीमेंट जो है ना, यहाँ पर आपका पहला डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलर्स के साथ एग्रीमेंट नहीं होता, वो एज पर डिमांड उनकी वो चीजें चल रही होती हैं, जितनी डिमांड आएगी उतना उनको प्रोडक्ट देंगे। बट ये बहुत सारी जगहों पर वेरी करता है कि रिटेलर्स के क्या मतलब उनके साथ ताल्लुकात हैं। मतलब आप देखें ना कि बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं उनका वो मिसबिहेव भी कर जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर उनको वैसे मतलब लिस्ट निकाल देते हैं कि इनको नहीं देना। या फिर एक रिटेलर जो है वो आपको रेवेन्यू इतना जनरेट करके दे रहे हैं, तो आप वहां पे अपनी सेल को मतलब पुश भी करते हैं, तो ये वेरी करता है। बट डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता, मैन्युफैक्चरर का डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट होता है। नहीं देखें, एग्रीमेंट तो जरूरी तो नहीं है ना कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क है ना। एग्रीमेंट तो है ना कि जो प्रोडक्ट दे रहे तो एग्रीमेंट ही है ना, चाहे वो वर्बल ही है। ठीक है, आप मैं समझता हूँ कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन एग्रीमेंट तो है उनका भी आपस में कि जी जब मुझे प्रोडक्ट चाहिए होगी आप मुझे दोगे, तो दिस इज एन एग्रीमेंट। सर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अभी हम एक्सपायरी की, ये रिटर्नेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये प्रॉपर एक एग्रीमेंट इनका बनाया जाता है। एग्रीमेंट तो है, मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि एग्रीमेंट तो है ऑलरेडी, कि ये इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट, कि अगर आपका एग्रीमेंट ये है जी कि जब भी प्रोडक्ट खराब होगी, पेरिशेबल होगी तो रिटर्न होगी। मैं इस वक्त जो बात कर रहा था आपसे, हम बेसिकली हम बड़े दूर चले गए हैं दूसरी तरफ। बेसिकली मैं रिटर्नेबल की बात कर रहा हूँ कि जो एंड कंज्यूमर की अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट को रिटर्न आसान है, ये मुश्किल है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ आपसे। ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी खराब होगी ब्रेड, या रिटेलर के पास खराब होगी, कस्टमर के पास नहीं पहुंची, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव हुई और वो अनसेटिस्फैक्टरी थी, उसको रिटर्नेबिलिटी आसान है या मुश्किल है, और रिटर्नेबिलिटी होती क्या है ये बताना है हमने बेसिकली। ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये इन सबको हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे हमने चल के इनको हमने उसको जज करना है कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे रिस्पांस टाइम ज्यादा है, कम है, प्रोडक्ट वैरायटी ज्यादा हो सकती है, पॉसिबल नहीं हो सकती है, अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती। ये तो मैं बेसिक चीजें आपको पहले बता चुका हूं, मैं सिर्फ उनको आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। असल तो कहानी आगे चल के आएगी इनकी, कि जब कस्टमर के देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बताया ना कि मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम अपस्ट्रीम टू द डाउनस्ट्रीम टू द कस्टमर है डिस्ट्रीब्यूशन जो है। उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का डिजाइन किस तरह का है, हम डिजाइन की रेलेवेंट बात कर रहे हैं कि ये कैसे रिटर्नेबिलिटी या रिस्पांस टाइम कैसा होगा इसके ऊपर। तो ये तमाम पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं। अवैस ने कहा था रिटर्नेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप डिस्कस कोई भी आप डिजाइन करोगे ऑप्शन, उसको इन तमाम पैरामीटर्स पे आप जज करोगे कि इस पे वो कहां उतरता है। वो ठीक हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था मैं। ठीक है जी, जी सर। ओके, एक तो साइड हमारी आ गई। अब चुप करना, अभी पहले मुझे इसको कंप्लीट करना, तो फिर मैं आपको दोबारा आपको क्वेश्चन बताता हूँ। हम बहुत असल में बहुत ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन ये फिर टॉपिक से बहुत दूर चले जाते हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज उधर रह जाती है बीच में। बेसिकली मैं आपको ये अभी आई कम बैक अगेन कि आई एम डिस्कसिंग द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन, जिसमें से दो तरह के फैक्टर्स हमने बात की थी। एक फैक्टर हमने बात की थी कि जो अपने कस्टमर सर्विस के फैक्टर्स हैं कुछ, वो ये आपके सामने मैंने बताया अभी आपको कि ये इंपॉर्टेंट हैं। और फिर दूसरे जो हैं वो कॉस्ट फैक्टर्स हैं आपके, सॉरी ये दरमियान स्लाइड है, ये दूसरे जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं। अब वो अस्मा आप वाली बात
कि जो ड्राइवर्स हैं वो ये दोबारा यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना। कि जो आपके इफ यू चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिजाइन that is going to affect the supply chain inventories, the transportation facilities and information। ये जो 4 out of 6 ड्राइवर्स हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो इनके ऊपर आता है सप्लाई चेन के नेटवर्क के डिजाइन की वजह से। तो हमने अब जो भी नेटवर्क डिजाइन पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस देम, वी विल जज देम अमंग दीज 2 dimensions। द कॉस्ट रेलेवेंट टू दोज नेटवर्क डिजाइन, कॉस्ट कौन कौन सी होंगी, इन्वेंट्रीज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फैसिलिटी एंड हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट, ठीक है। और अगर हम कस्टमर सर्विस फैक्टर की बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे रिस्पॉन्स टाइम की, प्रोडक्ट वैरायटी की, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की, कस्टमर एक्सपीरियंस की, ऑर्डर विजिबिलिटी की और रिटर्नेबिलिटी की। तो हम इनको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। अभी जो भी नेटवर्क में डिस्कस करने आगे चल के। अब आपको क्लियर है कि ये चीजें होती क्या, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, वैरायटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या है, और सारी बातें समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है ना। अभी लेट्स टेक सर। अच्छा सर, बोले जो आपने कॉस्ट वाले बताए उसमें फैसिलिटी तो पता है, जो एक शॉप होती है या जो भी आप कह लें कि वेयर हाउस, तो हैंडलिंग किस सेंस में सर? ये जो इसमें इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी आपने बताया, फैसिलिटी 2 तरह की होती है मेरे दोस्त, फैसिलिटीज 2 तरह की होती हैं। मैं आपने ड्राइवर्स में मैंने जो लेक्चर में कहा था कि एक आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, एक आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती हैं। जहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी में प्रोडक्ट बनती है, स्टोरेज फैसिलिटी में प्रोडक्ट स्टोर और हैंडल होती है। हैंडलिंग नहीं करते उसको, लाते चुलाते नहीं हो वहां से उसको। बिल्कुल सर, हैंडलिंग यानी कि वो सेंस में कह रहे हैं कि जो मूवमेंट, उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आगे पीछे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, थैंक यू। ठीक है जी, टाइम क्या हुआ है, ब्रेक ले सकते हैं अभी हम? सर स्टोरेज और वेयर हाउस एक ही चीज हो गई ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना? बिल्कुल एक चीज, बिल्कुल एक चीज। सर ब्रेक हाँ जी, ब्रेक ले लेते हैं। कितनी ब्रेक लेनी है आपने? अभी 7:45, तकरीबन 4:43 हो गया ना। तो यू कम बैक एट सर 8 o'clock आए या 8:05 पे आ जाए? 8:05 पे आ जाओ, नमाज वगैरह पढ़ के अगर पढ़ सकते हो तो आगे 8:05 तक आ जाओ, ठीक है। 8:05 तक आ जाओ, ठीक है। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।